हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जी हाँ, हमारे प्यारे भारत देश का। जब भी भारत देश के या हमारे अधिकारों की बात आती है, तो हमारे रक्षक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। संविधान की बात आते ही परम पूज्य बाबा साहब के आगे हमारा सिर सम्मान से अपने आप झुक जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज देश का हर नागरिक बराबरी का हक पाकर गर्व से जी रहा है। कि संविधान सभा की बैठकों को संभालने के लिए जो पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे चलकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने वाली जो सबसे मुख्य स्मृति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके कमेटी अध्यक्ष हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धि से देश का कानून तैयार किया। इस पवित्र किताब में वो ताकत है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक धागों में पिरोकर रखती है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वो हैरान करने वाली बातें जानते हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती? चलिए आज बहुत सी सरल भाषा में इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इस महान किताब को बनाने के लिए जो सबसे पहली बैठक हुई थी, वह तारीख थी 9 दिसंबर 1946। देश के सबसे बुद्धिमान लोग दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हुए थे। हमारे नेताओं ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की दिन रात की मेहनत करके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार कर दिया। बनने के ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इस पूरे देश में कानून पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इस दिन को हम हर साल बड़े गर्व से गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान किसी मशीन या प्रिंटिंग प्रेस से टाइप नहीं हुआ था। इसे अपनी खूबसूरत लिखावट कैलिग्राफी इटैलिक स्टाइल में अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। उन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली, बस एक शर्त रखी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम होगा। भाग 1, देश का नक्शा और जमीन। अनुच्छेद 1 से लेकर छोड़कर। अनुच्छेद 1, देश का नाम और ढांचा। इसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों में एक संघ होगा। इसे ऐसे समझिए कि भारत एक मजबूत बड़ा जॉइंट परिवार है और इसके राज्यों उसके सदस्य हैं। कोई भी राज्य कितना भी रूठ जाए, वह इस परिवार से अलग होकर अपना नया देश नहीं बना सकता। अनुच्छेद 2, भारी जमीन को शामिल करना। यह संसद को ताकत देता है कि वह किसी भारी देश या जमीन को भारत का हिस्सा बना सकती है। जैसे 1975 से पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, तो संसद ने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके सिक्किम को भारत का एक सुंदर राज्य बना लिया। अनुच्छेद 3, घर के अंदर बदलाव करना। इसके तहत सांसद भारत के अंदर मौजूद राज्यों का नाम बदल सकती है, उनकी सीमा छोटी बड़ी कर सकती है या राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बना सकती है। जैसे आपके घर में एक बड़ा कमरा हो और आपके बीच में दीवार खींचकर उसके 2 छोटे कमरे बना दे। बिल्कुल वैसे सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को अलग किया था। इसके लिए राज्य से पूछने की भी जरूरत नहीं होती, संसद अकेले ये फैसला ले सकती है। अनुच्छेद 4, कानून बनाने का आसान तरीका। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के काम इतने सिंपल है कि इन्हें एक साधारण कानून की तरह पास किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा या जटिल बदलाव करने की जरूरत नहीं। भाग 2, भारत की नागरिकता। यह तय करता है कि भारत का असली नागरिक कौन है, किसे भारत का पहचान पत्र मिलेगा, किस देश में रहने के सारे कानून अधिकार मिलेंगे। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक शामिल है। अनुच्छेद 5, शुरुआत में नागरिकता किसे मिली? जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब तय हुआ कि जो भारत में पैदा हुए हैं या जिसके माता पिता भारतीय हैं, वह भारत के नागरिक है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोग। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उन्हें नागरिकता कैसे मिली? ये कैसे? संविधान ने एक तारीख तय की,
19 जुलाई 1948 जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आए गए उन्हें तुरंत नागरिकता मिल गई, लेकिन जो इस तारीख के बाद आए उन्हें भारत का नागरिक बनने के लिए 6 महीने भारत में रहकर सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाकर दोबारा वह भारत लौटकर आए लोग। ये नियम उन लोगों के लिए था जो बंटवारे की खबर सुनकर पहले पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर वापस भारत लौट आए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुबह का भोला अगर शाम को घर लौट आए वाला नियम कह सकते हैं। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता खत्म कर दी गई थी, लेकिन अगर वह बाद में भारत रहने के लिए इरादे से लौट आए तो सरकार ने उनसे कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपना लेंगे, लेकिन तुम्हें भी अनुच्छेद 6 के तहत 6 महीने भारत रहकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय बच्चे। ये उन लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं, लेकिन काम, बिजनेस या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जैसे इंग्लैंड या अमेरिका में रह गए थे और वहीं उनके बच्चे पैदा हुए। आज़ादी के लड़ाई के समय हमारे कई सदस्य विदेश में रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। इस अनुच्छेद ये पक्का कर दिया कि विदेश में पैदा होने के बावजूद उनके बच्चों को भारत नागरिकता माना जाएगा, उनके माता पिता या दादी दादी भारतीय रहे हो। अनुच्छेद 9 दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म। भारत एक नागरिकता का नियम है। अगर आप एक साथ दो देशों की नागरिक नहीं बन सकते। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता उसी सेकंड अपने आप खत्म हो जाएगी। नागरिकता खत्म होते ही उसका भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी सरकारी कोर्ट से तुरंत रद्द किए जाएंगे। वो भारत में वोट डालने के लिए अधिकार भी खो देगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता की सुरक्षा की गारंटी। ये देश के नागरिकों को भरोसा देता है कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी या दुश्मनी निकालने के लिए अपनी नागरिकता नहीं छीन सकती। आपकी नागरिकता तब तक पूरी तरह सुरक्षित है जब तक आप कोई देश विरोधी काम जैसे युद्ध के समय दुश्मन देश का मदद करना या संविधान का अपमान करना नहीं करते हो। अगर आप देश के कानून का पालन कर रहे हो तो आपकी नागरिकता कोई भी माई का लाभ नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 11 संसद की सुप्रीम पावर। ये देश की संसद को ये पूरी पावर देता है कि वह भविष्य में नागरिकता देने या छीनने के लिए नए कानून बना सकती है। इसे इस्तेमाल करके सरकार ने हाल ही में CAA जैसा कानून बनाया था।